नमस्कार, मैं डॉक्टर तपन भादविया रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्रबंध लेखांकन की विभिन्न तकनीकों में से एक रेशियो एनालिसिस प्रबंधकों को व्यवसाय की उचित स्थिति जानने में मदद करती है। इस तकनीक के सहारे प्रबंधक व्यवसाय में कहां पर विशिष्टता है, कहां पर कुछ कमजोरियां हैं, दूसरी कंपनी की तुलना में, उद्योग की तुलना में, पिछले वर्षों की तुलना में इस कंपनी में क्या परिवर्तन दिख रहे हैं, क्या अंतर दिख रहे हैं और अगर वो कमियां हैं तो उनको किस प्रकार से दूर की जा सकती है, इसके लिए उचित आधार प्रदान करते हैं विभिन्न प्रकार के रेशियोज। हमने पिछले वीडियो में कैसे कितने प्रकार के रेशियोज होते हैं वो सारे देखे हैं, उनका सूत्र क्या होता है, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें बैलेंस शीट से किस प्रकार से मदों को लेना होता है, इन सब का अध्ययन हमने किया है। आज भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। आज हमने जो प्रश्न लिया है उसमें ये इस तरीके से सूचनाएं प्रदान की हुई हैं, हमें रेशियो प्रदान किए हुए हैं अपने को, और रेशियो की सहायता से हमें स्थिति विवरण बनाना होगा। तो रेशियो देके कैसे अपने से कोई एग्जामिनर बैलेंस शीट बनवा सकता है और उससे हमें किस प्रकार से प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए ताकि कि सारे रेशियो जो प्रश्न में दिए गए हैं उनका उपयोग करके हम बैलेंस शीट को प्रॉपर तरीके से बना पाएं। एक एग्जाम्पल अपने सामने है जिसमें विभिन्न प्रकार के रेशियोज प्रश्न में दिए हुए हैं और अन्य सूचनाएं प्रश्न में दी हुई है। इनकी सहायता से हमें बैलेंस शीट या चिट्ठा बना के देना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। और उसके बाद में हमें कुछ रेशियो दे रखे हैं। करंट रेशियो 1.75, इसको यूं भी लिखा जा सकता था 1.75:1, यानी कि करंट रेशियो का जो सूत्र है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर नीचे वाला पक्ष है वो है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की तुलना में करंट एसेट्स 1.75 टाइम्स हैं। इसको इस प्रकार से दिमाग में रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार से लिक्विड रेशियो है जिसका सूत्र है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये है 1.25, इसको हम यूं भी देख सकते हैं 1.25 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। यहाँ पे क्विक एसेट्स हैं 1.25 टाइम्स ऑफ द करंट लायबिलिटीज। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 9 टाइम्स है कि स्टॉक टर्नअप होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 9 टाइम्स, और इसमें हम एवरेज स्टॉक की जगह पर काम में लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑफ द सेल्स। डेट कलेक्शन पीरियड, इसको हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं या डेटर्स वेलोसिटी भी कहते हैं बिकॉज इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम, 1.5 मंथ। तो 1.5 मंथ्स है तो यहाँ पर ये महीनों में कैलकुलेट करने वाला जो सूत्र है वेलोसिटी का वो काम में हम लेंगे। इसके बाद में देखिए रिजर्व टू कैपिटल। रिजर्व और कैपिटल दोनों ही नेटवर्थ के या प्रोप्राइटर्स फंड के ही भाग हैं। तो दो हिस्से हैं कि रिजर्व जो है वो 0.2 है किसका, कैपिटल का। इफ कैपिटल इज 1, रिजर्व इज ओनली 0.2 ऑफ द कैपिटल। टर्नओवर फिक्स एसेट्स, इसको हम फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। प्रेजेंटेशन का फर्क है ये कि फिक्स एसेट टर्नअप होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 1.2 टाइम्स। कैपिटल गियरिंग रेशियो है 0.5, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ है 1.25 और सेल्स फॉर द ईयर इज 12 लाख। तो प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि जो विभिन्न प्रकार के रेशियो या विभिन्न अन्य सूचनाएं हमें दे रखी हैं वो किस प्रकार की हैं, उनके सूत्र में अंश और हर पक्ष में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइड में क्या क्या चीजें आती हैं, और फिर देखें कि प्रश्न में रुपए या राशि
किस चीज की दी हुई है। जैसे इस सवाल में सेल्स लास्ट आइटम है, 10th आइटम है सेल्स, तो सेल्स से जुड़ी हुई कौन कौन से दूसरे रेशियो इस प्रश्न में है, सूचना है, उनको ध्यान में रखें। सबसे पहले उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करें, सबसे पहले उनके सूत्रों का प्रयोग करके दूसरी चीजों को ज्ञात करने का प्रयास करें। तो ऐसे कौन से सूत्र है 1 to 9 में इस सवाल में जिसमें सेल्स काम में आता है? तो एक तो आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो काम में आता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेल्स दे रखा है तो इससे हम जीपी ज्ञात कर सकते हैं, और जीपी ज्ञात आ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ज्ञात हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्ञात होने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेस पर फिर कौन से सूत्र हैं ऐसे, या जीपी के बेस पे कौन से सूत्र हैं इस प्रश्न में जो हमें दे रखे, फिर उन वाले रेशियोज को काम में लीजिए, और अंश और हर पक्ष में से एक चीज ज्ञात होने पर दूसरी चीज ज्ञात हो जाएगी। और इसी प्रकार से क्रम से एक एक सूचना जो हम ज्ञात करते जा रहे हैं, आंसर्स निकालते जा रहे हैं, उनकी सहायता से दूसरे रेशियो का प्रयोग करके अन्य मदों की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। जैसे इस सवाल में 12 लाख रुपए की सेल्स दे रखी है, तो सबसे हमने करंट रेशियो नहीं काम में लिया यहाँ पे, और सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो काम में ले लेना है आंसर निकालते समय, सॉल्यूशंस करते समय, जिसका सूत्र है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जीपी में नेट सेल्स का भाग दे दे, तो अगली लाइन में आप देखेंगे जीपी रेशियो है 25, तो हमने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 25। जीपी में 12 लाख नेट सेल्स का भाग दें और मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये हो जाएगा 25/100, जो दूसरे पक्ष में 100 है वो नीचे इधर आ जाएगा, और 12 लाख जो जीपी में भागित है वो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो जीपी बराबर 3 लाख रुपया। तो इस प्रकार से ये पहला मद अपने पास में आ गया। अब आप देखिए, आप तरीका ये है सॉल्यूशंस का है कि जीपी हमें आ गया है, तो इस जीपी की सहायता से ऊपर जो हमें प्रश्न में विभिन्न रेशियो दे रखे हैं उनमें से कौन सा रेशियो ऐसा है जिसमें जीपी का प्रयोग किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट का प्रयोग किया जाता है, उसकी सहायता से हमें आगे बढ़ना है और दूसरी मदों की कैलकुलेशन करनी है। सेल्स की सहायता से हमने जीपी ज्ञात कर लिया था। अब देखें कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें ज्ञात हो सकती है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी है हमारे पास में और नेट सेल्स भी है, तो इसका सूत्र है नेट सेल्स या सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 12 लाख की सेल्स दे रखी है, 3 लाख हमने जीपी ज्ञात किया, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS वो है 9 लाख रुपया। तो ये जो मद अपने पास में है, अब अपने जीपी भी है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, इन दोनों की सहायता से अगर कोई प्रश्न में दिए गए रेशियो में काम में आता है तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखें स्टॉक टर्नओवर रेशियो अपने को दे रखा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे आप एवरेज स्टॉक होता है, परंतु इस प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक के संदर्भ में कोई भी सूचना नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9 लाख रुपए अपना आया है, और जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो 9 टाइम्स प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आता है 1 लाख रुपया। तो इस क्लोजिंग स्टॉक का उपयोग अगर और किसी सूचना में किया जाना है, रेशियो में किया जाना है, ऊपर या नीचे यानी कि अंश और हर पक्ष में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसकी सहायता से हम आगे बढ़ें। फिर देखिए अपने को पहली दो सूचनाएं क्या दे रखी हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अपने पास में ना करंट एसेट्स का अमाउंट है ना करंट लायबिलिटी का अमाउंट है। ऐसे क्विक रेशियो में ना क्विक एसेट्स का अमाउंट अपने को मालूम है, ना करंट लायबिलिटी का अमाउंट अपने को मालूम है, ना ही करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जिनसे हम वर्किंग कैपिटल ज्ञात कर सकते हैं, ना ही अपने को वर्किंग कैपिटल का अमाउंट प्रश्न में दे रखा है। लेकिन हमें यह मालूम है कि क्विक रेशियो में जो क्विक एसेट्स होती हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस करके। इसका मतलब इसमें स्टॉक का प्रयोग किया गया है, तो ऊपर पॉइंट नंबर 3 में हमने स्टॉक निकाल लिया है, तो इसको हम यूज करते हैं। देखिए आपके सामने है करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और ये रेशियो अपने को दे रखा है कितना, 1.75:1। इसका मतलब अगर करंट लायबिलिटी 1 होती है तो करंट एसेट उसकी 1.75 टाइम्स होती है, इतना गुना होती है। ऐसे क्विक रेशियो में यहाँ पे आप क्विक एसेट भी लिख सकते हैं, जिसकी जगह पे आपको दिख रहा है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, यानी कि करंट एसेट्स ऊपर पहले वाले सूत्र में जो लिखी गई है उसमें से केवल स्टॉक को अगर कम कर दिया जाए
और फिर करंट लायबिलिटी पर ही ये रेशियो निकाला जाए तो इट कम्स टू 1.25:1। इसका मतलब ये जो रेशियो का डिफरेंस हुआ 1.75 और 1.25 हो गया गिर के, किस कारण से हुआ? तो स्टॉक घटा देने के कारण हुआ। करंट एसेट्स में से स्टॉक घटा देने के कारण ये रेशियो 1.75:1 से 1.25:1 हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस जो है 0.25 वो किसके इक्विवेलेंट है? वो स्टॉक के इक्विवेलेंट है। अगर लायबिलिटी 1 है तो स्टॉक कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस 1.75 और 1.25 का डिफरेंस यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो नीचे आप देख रहे हैं करंट लायबिलिटी को अगर अपन ने एक को रेशियो टर्म में जो एक है उसको अगर हम x मान लें तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? करंट एसेट्स करंट रेशियो जो आया है 1.75 और क्विक रेशियो जो आया है 1.25, इन दोनों का जो डिफरेंस है 0.5 ऑफ x लायबिलिटी की, करंट लायबिलिटी की तुलना में वो 0.5 है। और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो क्लोजिंग स्टॉक अपने पास में ऊपर आ चुका है 1 लाख रुपया। 1 लाख में 0.5 का अगर हम भाग देंगे तो x यानी कि करंट लायबिलिटी आ जाएंगी, वो आएंगी 2 लाख रुपया, यानी कि बेस हमारा 1 इज इक्वलेंट टू 2 लाख। यहां पे रेशियो टर्म की अगर अपन बात करें तो करंट लायबिलिटी अभी हमने कंप्यूट की है 2 लाख रुपया। करंट रेशियो को वापस इस सूत्र का प्रयोग करें तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, रेशियो हमें प्रश्न में दे रखा है 1.75, यानी कि करंट लायबिलिटी की तुलना में करंट एसेट्स 1.75 टाइम्स होती हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएंगी 3.5 लाख रुपया, जो कि करंट लायबिलिटी 2 लाख का 1.75 टाइम्स है। फिर हमें दे रखा है अब हमारे पास में करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, डेट कलेक्शन पीरियड प्रश्न में दिया हुआ है 1.5 मंथ्स में। ध्यान रखें अवधि में अगर ये दिया हुआ हो प्रश्न में, अगर अपने को महीने दे रखे हों या वर्ष दे रखे हों या दिन दे रखे हों तो ये कलेक्शन पीरियड की तरह सूत्र बनेगा। और अगर हमें टाइम्स में दिया हुआ है तो भले ही हमें डेटर्स वेलोसिटी या डेट कलेक्शन पीरियड लिखा हुआ हो, पर अगर ये टाइम्स में है तो ऐसी स्थिति में हमें टर्नओवर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। फिलहाल ये चूंकि 1.5 मंथ्स है तो एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे एवरेज डेटर का मतलब ओपनिंग डेटर्स प्लस बी आर और क्लोजिंग डेटर्स प्लस बी आर दोनों के योग में 2 का भाग दे दें तो औसत आ जाएगा। और नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब सेल्स में से अगर कैश सेल्स प्रश्न में है तो उसको घटा दे, नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। परंतु यहाँ पे इस प्रश्न में ओपनिंग डेटर्स के संदर्भ में न तो कोई सूचना है, न ही किसी सूत्र में ओपनिंग डेटर का प्रयोग किया गया है, और ऐसे ही न ही कैश सेल्स अपने को प्रश्न में दे रखी है। तो वास्तव में सूत्र को मैं यूं पढ़ सकता हूं, डेटर्स यानी कि बैलेंस शीट से लिए हुए क्लोजिंग डेटर्स, डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 12 इसलिए लिया है क्योंकि मंथ्स में दे रखा है। यहाँ पे 52 लेते, अगर वीक्स में होता प्रश्न में ये पीरियड तो, और डेज में दे रखा होता तो यहाँ पे हम 360 और 365 का उपयोग करते। फिलहाल डेट कलेक्शन पीरियड 1.5 प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखें। एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स, सेल्स की जगह पे 12 लाख रुपए लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 12, तो एवरेज डेटर्स 1,50,000 आ जाएगा। क्योंकि ओपनिंग डेटर की कोई सूचना प्रश्न में नहीं है अपने पास में, तो ये जो एवरेज डेटर है यही डेटर्स ही कहलाएंगे और डेटर्स का अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। तो हमारे पास में प्रश्न में करंट एसेट्स ऊपर अभी आपने देखा 3.5 लाख आ चुकी, डेटर्स आ गए, स्टॉक इससे पहले वाली सूचना में हमने देख लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो इस प्रकार से करंट एसेट्स कुल मिला के हैं 3.5 लाख रुपए, जिसमें से स्टॉक 1 लाख है, डेटर्स अगर 1.5 लाख है तो कैश आ जाएगा 1 लाख रुपया। रेशियो हमें दिया हुआ है टर्नओवर फिक्स एसेट्स या फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूंकि अपने को ज्ञात है तो इस सूत्र में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही काम में लें। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात करना संभव नहीं होता किसी भी तरीके से तो यहाँ पे हम सेल्स भी काम में ले सकते थे। फिलहाल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, टर्नओवर रेशियो है 1.2 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने ज्ञात कर लिया था 9 लाख रुपया, फिक्स एसेट का इसमें भाग देके रखें तो 1.2 फिक्स एसेट्स इज इक्विवेलेंट टू 9 लाख, फिक्स एसेट्स कम्स टू 7,50,000,
7.5 लाख रुपया स्थायी संपत्तियां हो गई। फिर फिक्स एसेट टू नेटवर्थ हमें दिया हुआ है एक और रेशियो प्रश्न में, ये है 1.25। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, कोई भी दो आइटम लिखे हुए हैं और बीच में 2 लिखा हुआ हो तो इसको हम रेशियो, भले ही हमने कंसेप्ट में नहीं पढ़ा हो तो भी वो हम बना सकते हैं कि फिक्स एसेट्स को ऊपर रखिए और 2 के बाद में जो भी लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पर नेटवर्थ उसको नीचे रखिए, तो फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज 1.25। तो फिक्स एसेट हमने अभी ऊपर ज्ञात किया है 7.5 लाख रुपया रखें, तो नेटवर्थ जो आएगी वो आएगी 6 लाख रुपया। नेटवर्थ क्या होता है? प्रोप्राइटर्स फंड होता है। अगले पॉइंट नंबर 10 में आप देखिए, नेटवर्थ क्या है? प्रोप्राइटर्स फंड है। इसी को हम शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ये कैसे ज्ञात की जाती है कि सारे प्रकार के कैपिटल, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, उसमें जोड़ दें। सारे प्रकार के रिजर्व और फंड हैं उसमें जोड़ दें। और अगर एसेट साइड में हमें कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट दिखती हैं एसेट साइड में बैलेंस शीट में, तो उस मद को यहाँ पे घटा दें। तो ये ऑनर्स की पूंजी आ जाएगी कि अगर आज की तारीख में व्यवसाय समाप्त हो जाए तो ऑनर्स इतने रुपए के धारक हैं इस कंपनी में। फिलहाल मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रश्न में है नहीं, और जो हमें रेशियो दिया हुआ है रिजर्व टू शेयर कैपिटल, तो वो है 0.2:1। आपस में संबंध बताया है इस रेशियो ने कि रिजर्व 0.2 होंगे अगर कैपिटल 1 है तो, और अगर हम रिजर्व और कैपिटल दोनों को जोड़ दें तो वो हो जाती है नेटवर्थ। यानी कि अगर रेशियो टर्म की ही बात करें तो नेटवर्थ इन दोनों का योग यानी कि 1.2 हो जाएगा। नेटवर्थ अगर 1.2 है और हमें शेयर कैपिटल ज्ञात करनी है तो शेयर कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू 1 रेशियो टर्म में, तो नेटवर्थ में 1.2 का भाग दे दे क्योंकि नेटवर्थ 1.2 के इक्विवेलेंट है, और ज्ञात हमें क्या करना है? शेयर कैपिटल, उससे मल्टीप्लाई करें तो रेशियो टर्म में शेयर कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू 1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो शेयर कैपिटल 6 लाख में 1.2 का भाग देके शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की आ जाएगी। तो सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें प्रश्न में दिया हुआ भी है शेयर कैपिटल 1 के इक्विवेलेंट है तो रिजर्व 0.2 के इक्विवेलेंट है, तो इसका 0.2 से मल्टीप्लीकेशन कर दें अगर अपन, तो 1 लाख रुपए सीधा ही रिजर्व आ जाएंगे। और इसको हम ऐसे सूत्र लिख के भी कर सकते हैं कि रिजर्व बराबर कितने हैं? नेटवर्थ अगर 1.2 के बराबर है तो नेटवर्थ में 1.2 का भाग दे दें, और हमें चूंकि रिजर्व ज्ञात करना है, रिजर्व रेशियो टर्म में 0.2 है, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजर्व आ जाएंगे 6 लाख में 1.2 का भाग देके 0.2 से गुणा करने पर 1 लाख रुपया। वापस क्रॉस टैली भी कर ले कि शेयर कैपिटल जो आया है उसका 0.2 रिजर्व है क्या, तो गुणा करके देखें तो 1 लाख आ जाता है। हमें एक और रेशियो दिया हुआ है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो ज्ञात करने का सूत्र डेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ अभी हमने ऊपर देखा है, कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर कैपिटल अगर 1 लाख है और रिजर्व अगर शेयर कैपिटल अगर 5 लाख है और रिजर्व अगर 1 लाख है तो दोनों का योग 6 लाख रुपया नेटवर्थ होता है। इसको यहाँ पर इस सूत्र में रख दें तो कैपिटल गियरिंग रेशियो इज 0.5 डेट्स बाई 6 लाख, तो 6 लाख का आधा कर ले 0.5 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर यह आएगा 3 लाख रुपया। तो डेट्स हो गया या लॉन्ग टर्म लोन हो गया 3 लाख रुपया। तो इस प्रकार से विभिन्न जो हमें रेशियोज प्रश्न में दिए गए थे, हमने उन सबका उपयोग करके मदें कुछ ज्ञात कर ली हैं। इन्हीं मदों को अब हमें बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी साइड में प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। प्रश्न में हमें विभिन्न रेशियो दे रखे थे और कहा था कि बैलेंस शीट बनाइए, तो यह फाइनली सॉल्यूशन पार्ट ये है कि बैलेंस शीट हमने जिस भी कंपनी लिमिटेड का ये सूचना है उनके लिए बना रहे हैं 31 मार्च को किसी भी वर्ष के अंत में। लेफ्ट साइड में आप देखें लायबिलिटी, राइट साइड में आप देखें एसेट्स। हमने जो ज्ञात किए मदें उनको क्रम से जमा दिया है। यहाँ पे शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए थी और रिजर्व जो भी थे वो 1 लाख रुपए के थे, तो ये दोनों इसी क्रम से। उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स या डेट्स 3 लाख रुपया इसके बाद में, और करंट लायबिलिटी सबसे अंत में 2 लाख रुपया। कुल मिला के बैलेंस शीट का टोटल है 11 लाख रुपीज।
एसेट साइड में देखें तो सबसे पहले हम फिक्स एसेट्स को ही दर्शाते हैं, तो 7.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होता तो इसके साथ में इसके बाद में बतला देते, फिलहाल नहीं है। करंट एसेट्स जो हमने ज्ञात कर ली हैं पीछे क्रम से लिक्विडिटी के ऑर्डर्स में यहाँ पे दर्शा रखी है। कैश है 1 लाख रुपया, डेटर्स है 1.5 लाख रुपया और स्टॉक है 1 लाख रुपया। अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता या फिक्टिशियस एसेट होती तो इसके बाद में हम इसको दर्शा देते। बैलेंस शीट का टोटल राइट साइड का भी एसेट साइड का भी 11 लाख। तो आज हमने देखा किस प्रकार से हमें रेशियो दे रखे होते हैं और कोई अमाउंट या राशि दे रखी होती है तो उस राशि से जुड़े हुए रेशियो को सबसे पहले कैलकुलेट करते हुए एक के बाद एक क्रम से हम आगे रेशियो का उपयोग करते जाते हैं और विभिन्न मदों की कैलकुलेशन करते जाते हैं जो बैलेंस शीट से इस प्रश्न में, और चाहे तो पीएनएल अकाउंट से संबंधित हो तो पीएनएल अकाउंट से संबंधित मदों को भी इसी क्रम से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।